मेरा नाम आरोही है। अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बहुत ही मज़े से ऐशो आराम की ज़िंदगी काट रही थी। ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मेरे माँ बाप की मुझ में जान बसती थी। पापा एक बैंक में नौकरी करते थे और मम्मी एक स्कूल में टीचर थी। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। मेरे माँ पापा को कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और मैं खुद ही अपना सारा होमवर्क कर लेती थी। स्कूल में भी मैं अपने टीचर से सबसे फेवरेट स्टूडेंट थी। मेरे मम्मी पापा मेरी बना लेते, नहीं थकते। कितनी मोहनात औलाद हमने मिली है। किसी को भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकती थी। आते जाते रास्तों में कोई परेशान हालात मिलता तो मैं फ़ौरन गाड़ी से उतरकर उसकी मदद किया करती थी। मम्मी पापा जब मुझे दूसरों की मदद करते देखते तो बहुत खुश होते और मुझे आशीर्वाद देते कि तुम जीवन में हमेशा सुखी रहोगी, क्योंकि तुम्हें दूसरों की दर्द का एहसास है तो भगवान तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। मेरे अच्छे व्यवहार के कारण स्कूल में सब मेरे साथ में मिलकर रहते थे, लेकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त एक ही थी जिसे मैं अपने दिल की सारी बातें शेयर कर देती थी। मुझे डॉक्टर बनने का शौक था और मेरे फ्रेंड रिया को एयर होस्टेस बनने का शौक था। एक दिन पता चला कि रिया का बड़ा भाई जो अपने बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में सेटल था, तो उसने अपने माँ बाप और अपनी बहन को भी वहीं अमेरिका बुलाने का सोचा है। यह खबर सुनकर मैं बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि एक रिया ही थी जिसके साथ में एक रात की सारी बातें कर लेती थी। अपने दिल की सारी बातें उसे शेयर करती थी। उसके बिना मैं एकदम अधूरी थी। अगर वह चली जाएगी तो मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। मैं उदास होती तो रिया मुझे समझाती, तू परेशान मत हो, एक ना एक दिन एयर होस्टेस जरूर बन जाऊंगी और फिर तू उड़ते हुए प्लेन को देखा करना, किसी न किसी प्लेन में मैं जरूर बैठी रहूंगी। रिया की बात सुनकर मैं हंस देती थी। और फिर एक दिन रिया अमेरिका चली गई। ऐसा लगा जैसे मैं अकेली हो गई हूँ, बिल्कुल अकेली। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगी। मुझे डॉक्टर बनना था, यह मेरा सपना था, मेरा जुनून था जिसे मैं पूरा जरूर करना चाहती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे ऊपर साक्षात भगवान जी का आशीर्वाद है। हर बार मेरे अच्छे से ग्रेड आते थे। मम्मी पापा को मेरी फिक्र रहती थी कि पढ़ाई के साथ साथ अपना भी ध्यान रखा करो। जब देखो पढ़ाई में लगी रहती हूँ। इधर मैं तैयार हो रही थी तो उधर मम्मी आती चली जाती और हाथों से मुझे नाश्ता करती। कॉलेज से घर आती तो मम्मी लॉन में इधर उधर घूम घूम कर मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। मैं मम्मी को समझाते, आपको टेंशन मत लिया करें, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, खुद पर ध्यान रख लेती हूँ। मम्मी मुझे डांटती और कहती, क्या खास ख्याल रख सकती हो, खाना तक तो टाइम से खाती नहीं हो, बीमार पड़ गई हो, फिर अपने डॉक्टर बनने का सपना कैसा पूरा करोगी। मैंने मम्मी से गले से प्यार से हाथ डालते हुए कहा, ओके मम्मी, आगे से जैसा कहोगी वैसा ही करूँगी। मेरी बात सुनकर मम्मी बहुत खुश हुई थी। एक दिन पापा भी बोले, बेटा कभी हमारे पास भी बैठ कर दो बातें कर लिया करो, एक तुम्हारे सिवा दूसरा ही है ही कौन हमारा। पापा के शब्दों में कुछ उदासी को महसूस किया था मैंने। सच ही तो है, मैं अपनी पढ़ाई में इतना डूब गई थी कि मम्मी पापा के अकेलेपन का भी ख्याल नहीं आया। मेरी आंखों में नमी उतर आई। मैंने मम्मी पापा से कहा, सॉरी मम्मी पापा, अपनी पढ़ाई में मैंने आप लोगों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उस रात बहुत देर तक मैं अपने मम्मी पापा से आपस में बात करते रहे। बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। सच अच्छा समय कितनी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। अब मैं मम्मी पापा को थोड़ा टाइम देने लगी थी। मम्मी पापा भी खुश रहने लगे थे। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन मम्मी पापा को भी कहीं जाना था। कहने लगे, आरोही बच्चे, आज तुम्हारे मम्मी को और मुझे कहीं जाना है, शाम तक आ जाएंगे, तुम परेशान मत होना, कॉलेज से आकर खाना खा लेना। मम्मी पापा मुझे कॉलेज छोड़कर अपने काम के लिए निकल गए थे। कॉलेज जाकर मैं पढ़ाई में लग गई थी। कॉलेज में सब लोग मुझे पढ़ाकू कीड़ा कहते थे, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती थी। बस मुझे एक ही जन्म था कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। कॉलेज के बाद घर आई। मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। मैंने खाना खाया और आराम करने के इरादे से लेट गई। लेटे लेटे आंख लग गई। उठी तो शाम हो चुकी थी। मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी। मैंने पापा को कॉल किया, पापा का फ़ोन बंद जा रहा था। फिर मम्मी को कॉल किया, मम्मी का नंबर भी बंद जा रहा था। मेरा दिल घबराने लगा था। किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। घर में अकेले डर महसूस हो रहा था। जिस घर में घुसते ही सुकून मिलता था, उसी घर में डर लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। मम्मी पापा का कुछ पता नहीं था कि वे कहाँ हैं। काफ़ी अंधेरा हो चुका था। डरते डरते घर से बाहर निकल आई और पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाया।
उन लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी नहीं सुनी, शायद वो लोग सो चुके थे। मगर अभी मासूम होकर पलटने ही वाली थी कि तभी दरवाज़ा खुला। आंटी बाहर आई और बोली, क्या बात है आरोही बेटा, सब ठीक तो है? तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? मैं बोली, आंटी मम्मी पापा सुबह से किसी काम का कहकर निकले हुए हैं और अभी तक घर नहीं लौटे। उनका फ़ोन बंद जा रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आंटी बोली, आरोही बेटा परेशान मत हो, किसी काम में फंस गए होंगे, सुबह तक आ जाएंगे। तुम जाकर आराम से गेट बंद करके सो जाओ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना ज़रूर। मैं घर आ गई, लेकिन मुझे अभी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। दिल में गलत गलत ख्याल आ रहे थे। अपने कमरे में जाकर अच्छे से दरवाज़ा बंद करके मैं लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे जैसे आंखों में कोसों दूर थी। मन में तो ज़्यादा बेचैनी होने लगी थी। तो मैं उठी और भगवान जी के सामने बैठ गई। भगवान से हाथ जोड़कर मैं अपने माँ बाप की सलामती की दुआएं मांगने लगी। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मम्मी पापा मुझे बिना बताए इतनी देर तक घर से बाहर रहे। अपनी माँ की आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिन्हें मैं बार बार पोंछ लेती थी। मैंने माँ से आते गलत ख्यालों को अपने दिमाग से झटका और भगवान जी से रो रो कर दुआएं मांगने लगी कि मेरे मम्मी पापा जहाँ भी हैं खैरियत से रहे। सुबह 5 बजे जाकर मेरी आंख लगी तो फ़ोन की घंटी से ही मेरी आंख खुली। हड़बड़ाकर देखा तो 10 बज रहे थे। कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। उधर से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर मेरी चीख निकल गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं बार बार चीख चीख कर कह रही थी कि आप झूठ कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को क्या मिलता है किसी के साथ इतना गंदा मजाक करके। मेरे दिल के धड़कनें बढ़ चुकी थी, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अपने दिल की धड़कन में अपने कानों तक महसूस कर रही थी। फ़ोन करने वाला इंसान कह रहा था, देखिए मैम झूठ नहीं बोल रहा, मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ। आप यहाँ आए और अपने रिश्तेदारों की पहचान कर लीजिए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मम्मी पापा मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्हें तो पता है मैं उनके बिना कितना जिंदा नहीं रह सकती थी। फिर भला वो मुझे यूँ बेसहारा छोड़कर कैसे जा सकते हैं। फ़ोन मेरे हाथ से छूटकर गिर चुका था और मैं वही बेहोश होकर ही पड़े होश में आया तो मैं पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मम्मी पापा मैं दुनिया में अकेले छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि यह भी नहीं सोचा कि उनकी लाडली, उनके दिल का टुकड़ा अकेले दुनिया में कैसी रहेगी। मम्मी पापा की मौत की खबर सुनकर मेरे चाचा और चाची भी गांव से आ गए थे। वह मुझे समझा दे, बेटा जो होना है हो गया सो हो गया, अब अपनी सो जाओ, इतनी फिक्र मत करो। अगर यूँ मासूम से बैठी रहोगी सब खोओगी, कि नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा का आत्मा बहुत बेचैन होगी। उन्हें बहुत दुख होगा क्योंकि लाडली भूखी है, खाना नहीं खाती, दिन रात रोती रहती है। चाचा मुझे समझाते हैं तो मुझे और भी रोना आता। मम्मी पापा के बिना वह घर नहीं लगता था। धीरे धीरे करके सारे रिश्तेदार चले गए, बस चाचा चाची और उनकी बेटियां ही रह गई थी। चाचा चाची को मैंने ही रोक लिया था, भला अवश्य मैं अकेली कैसे रहती। चाचा चाची के आने के घर में कुछ रौनक हो गई थी, लेकिन मम्मी पापा की कमी को कोई पूरी नहीं कर सकता था। मैं गुमसुम सी रहने लगी थी। कॉलेज जाती तो वहाँ मन नहीं लगता। बिना क्लास अटेंड किए पार्क में जाकर बैठ जाती और रोती रहती। ऐसा लगता जैसे अभी मम्मी पापा कहीं से आ जाएंगे और कहेंगे, आरोही बच्चे ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। बैठे बैठे शाम हो गई तो मेरी आंखें साफ करते हुए उठ खड़ी हुई और घर की तरफ चल दी। घर पर कौन है जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मम्मी पापा तो गेट खोलेंगे नहीं। ये कहते हुए मैं आरोही बच्चे इतने देर कहाँ लगा दी, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। मम्मी पापा के बिना वो घर नहीं लगता था, लेकिन घर तो जाना ही था। मम्मी पापा के बिना ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी और समय किसी के लिए नहीं रुकते। घर पहुंची तो चाचा जी बाजार गए हुए थे और चाची अपनी दोनों बेटियों के साथ मम्मी पापा के कमरे में सो रही थी। चाची को मम्मी पापा के कमरे में सोते हुए देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से से कहा, चाची हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने कहा, आप मेरे कमरे से कमरे में बाहर सो जाइए, मम्मी पापा के कमरे में मैं सोऊंगी। चाची तो चुपचाप निकल गई, लेकिन चाची की बेटियां बहुत घुराती हुई निकल गई। मैं परवाना करते हुए मम्मी पापा के कमरे में आ गई और मम्मी पापा की तस्वीरें को लेकर बेड पर लेट गई।
बहुत देर तक उन्हें याद करती रही। फिर मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर चाचा नहीं आकर मुझे जगाया था। मैं उठी तो चाचा बोले, आरोही बच्चे, इस तरह खुद को हल्कन करने से क्या फ़ायदा। अपने मम्मी पापा की आत्मा को दुखी मत करो। खुश रहोगी तो आपके मम्मी पापा की आत्मा भी खुश रहेगी। जब चाचा ने मुझे आरोही बच्चे कहकर बुलाया तो ऐसा लगा जैसे पापा मुझे पुकार रहे हैं। मुझे अपने पापा नजर आए थे। मैं एकदम चाचा के सीने से लग गई और रोने लगी थी। चाचा मुझे बहुत देर तक तसल्ली दे रहे थे और समझाते रहे कि आरोही बच्चे, दुनिया में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। जाने वाले के पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करो। डॉक्टर बनो। चाचा के समझाने का मेरे ऊपर बहुत असर हुआ। मुझे समझ में आया कि चाचा ठीक कहते हैं। मम्मी पापा को याद करते करते मैं राह से भटक गई थी। मम्मी पापा के सपने को ही भूल गई थी। उनका तो सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। अगर इस तरह मैं खुद को बर्बाद कर लूँगी तो मम्मी पापा कितना दुखी होंगे। फिर मैंने धीरे धीरे खुद को आंखें उभरना शुरू कर दिया। मम्मी पापा को याद को दिल से और किसी कोने में छुपा लिया और मैं पढ़ाई पर फोकस करने लगी। चाचा और चाची आप मेरे साथ ही रहने लगे थे। चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल पापा की तरह। मुझे कोई भी काम पड़ता है तो मैं चाचा से ही कहती थी। उस दिन में मैं कॉलेज की फ़ीस भरनी थी तो मैंने चाचा से ही कहा कि चाचा मुझे अपने कॉलेज की फ़ीस भरनी है, कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे चाचा कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, छोटी मोटी नौकरी करते थे। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर बोले, ठीक है आरोही बच्चे, मैं तुम्हारा इंतज़ाम करता हूँ। यह कहकर चाचा काम पर चले गए थे। मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। जब चाची ने तेज़ आवाज़ से मेरा नाम लिया था, उन्होंने कहा, आरोही मुझे तुम्हें शर्म नहीं आती अपने चाचा की इतनी फीस के लिए पैसे मांगते हुए। तुझे तो पता है कि तेरे चाचा एक छोटी मोटी सी नौकरी करते हैं जिससे घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है। तेरी कॉलेज की फ़ीस के लिए हज़ारों रुपए कहाँ से आएंगे। बहुत हो गई। तेरी पढ़ाई लिखाई बंद कर और कहीं नौकरी ढूंढे जिससे कि तेरे घर के 4 पैसे आए। मुझे चाची की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में बिना नाश्ता किए कॉलेज के लिए निकल गई। लेकिन जब ठंडे दिल से दिमाग में सोचा तो चाची की बातें सही लगी। चाची ठीक ही तो कह रही थी। चाचा तो खुद बेरोजगार हैं, लिखे हैं, इसलिए ज़्यादा काम नहीं मिलता। मुझे अपने चाचा पर तरस आ गया। मेरे चाचा जी मुझे कितना प्यार करते थे। मेरे एक बार कहने से ही वह मेरी फीस देने के लिए मान गए। पता नहीं कहाँ से उधार मांगकर पैसे लाएंगे, तब मेरी फीस भरेंगे। लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं थी कि दूसरों की तकलीफ में डालकर मैं डॉक्टर बनूं। मैंने दिल पर पत्थर रखकर पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया और फिर इधर उधर नौकरी ढूंढने लगी। नौकरी के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जल्दी ही मुझे एक नौकरी भी मिल गई। जब चाचा तो बहुत गुस्से हुए कहने लगे, आरोही बच्चे, यह तूने ठीक नहीं किया। तुझे भैया भाभी का सपना पूरा करना था। पैसों की चिंता क्यों करती है। मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लेता। लेकिन मैं चाचा को समझा दिया कि चाचा कोई बात नहीं, जब घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगी। धीरे धीरे दिन यूं ही बीत रहे थे। घर के हालात सुधरने लगे थे। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। सर में दर्द था और हल्का बुखार आता। चाची मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी, कहा मौसमी बुखार है, जल्दी उतर जाएगा। लेकिन चाची अब मुझे हर रोज शाम को एक गोली देती थी कि इसे खा लो, तुम्हारे शरीर में ताकत रहेगी और तुम्हें बुखार नहीं आएगा। मैंने चाची से कहा, अब मैं ठीक हूँ, मुझे दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चाची तब भी मुझे एक गोली ज़रूर खिला देती थी। चाची के ज़बरदस्ती करने पर मैं वह गोली खा लेती थी। लेकिन मैंने महसूस किया था कि कुछ दिन से मेरा रंग काला पड़ता जा रहा था। मैंने सोचा, हो सकता है कि बुखार आने की वजह से रंग काला पड़ गया हो। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक होने के बजाय चेहरे और ज़्यादा खराब होता गया। रंग काला होने के साथ साथ अब चेहरे पर भी पिंपल भी निकलने लगे थे, जो बाद में निशान छोड़े जाते थे, जिससे कि चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता था। चाचा को मेरी शादी की फिक्र थी, लेकिन जो भी लड़के वाले मुझे देखने आते हुए मेरे चेहरे को देखते ही मना करते थे। यहाँ तक कि मुझसे छोटी चाची की दोनों बेटियाँ की शादी हो गई थी।
जो लड़के वाले मुझे देखने आए थे वही लड़के मुझे रिजेक्ट करके चाची की बेटिया को पसंद कर गए थे, और अब तो मैंने शादी न करने का फैसला कर लिया। रिजेक्ट होने का क्या दुख होता है, मैं उस बार गुजारना नहीं चाहती थी। मैंने चाचा चाची को माफ़ कर दिया कि मैंने शादी नहीं करनी, लेकिन चाहती थी कि अब मेरी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए और मैं इस घर से निकलूं। मगर मैंने कड़े शब्दों में कह दिया कि अगर मुझसे किसी ने शादी के लिए कहा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर डर के मारे चाचा ने मुझ पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला। चाची भी चुप हो गई थी, शायद चाचा ने उन्हें समझा दिया। एक दिन चाची ने मुझे एक क्रीम ला कर दी, कहने लगी क्रीम अपने चेहरे पर लगाओ, 8 दिन में तुम्हारा चेहरा साफ हो जाएगा। मैं मना करती रही, लेकिन चाची ने मेरी एक ना सुनी और कहने लगी बस आखिरी बार मेरी बात मान लो, फिर भले ही मेरी कोई बात मत मानना। चाची के कहने पर लगे, बेटा जब तुम्हें चाची इतने यकीन से कह रही है तो कर लो, तो लगा लो, लगाने में हर्ज क्या है। चाचा का मान रखने के लिए मैंने वह क्रीम चाची से ले ली और सोने के पहले वह क्रीम मैं लगा लिया करती थी। लेकिन चाची ने मुझसे कहा था कि कहीं से भी शीशा नहीं देखना है, नहीं तो ऐसा क्रीम का असर चला जाएगा। मुझे चाची की दकियानुसी बातों पर हंसी आ गई। सजने संवरने का तो मुझे वैसे ही शौक नहीं था, इसलिए शीशा ना देखने की शर्त ऐसा कोई बड़ी बात शर्त नहीं थी। मैंने चाची की बात मान ली। लेकिन एक दिन जब मुझे देखने लड़के वाले आए और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, तो मुझे सच में चाची की बातों पर यकीन हो गया कि हाँ, चाची ने जो क्रीम मुझे दी थी वह सच में असर करती है। मेरे होने वाली सास ने मेरी बहुत तारीफ की थी, कहने लगी इतनी सुंदर बहू तो हमें मिल ही नहीं सकती, हमारा तो भाग्य ही खुल गया है जो ऐसे बहू हमें मिली है। और फिर बिहान की दुल्हन बनकर बिहान के घर आ गई। जब दुल्हन बनी थी तो खुद को देखने का बहुत मन था, लेकिन चाची की बात याद आ गई, किसी से मत देखना, शीशा मत देखना, नहीं तो तुम्हारी शक्ल खराब हो जाएगी। इन बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को रोक रखा कि कहीं सचमुच ऐसा हो गया तो क्या होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ख्वाब शक्ल देखकर बिहान मुझसे नफरत करे। बिहान की दुल्हन बनी सुहाग की सेज पर बैठी बिहान का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में बिहान अंदर आ गए थे। उन्होंने मुझे मुंह दिखाई के मुझे हीरे की अंगूठी पहनाई थी। मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए मुझसे ढेर सारे वादे किए थे। उनकी प्यार भरी बातें सुनकर मेरे दिल में सुकून उतरता चला गया था। पूरी रात ध्यान मुझ पर अपनी मोहब्बत की बरसी लुटाते रहे और मैंने उनसे भीगते रही। बिहान के साथ जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी कभी सोचा नहीं था। बिहान में राय से ध्यान रखते हैं जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूँ। बिहान की माँ भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने घर के सारे शीशे हटवा दिए थे। डर लगता था कहीं मैं बदसूरत ना हो जाऊं और बिहान मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल ना दे। बिहान मुझसे शीशे निकलवाने की वजह पूछी थी, लेकिन मैंने बिहान को टाल दिया। लेकिन बिहान जब मेरे पीछे ही खड़े हो गए तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर बिहान बहुत हंसे थे और फिर उन्होंने एक शीशा मेरे सामने रख दिया। अपनी शक्ल देखते ही मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं बदली थी, बल्कि वैसे की वैसी ही खूब बदसूरत शक्ल थी जो पहले थी। इसका मतलब बिहान ने मुझे बदसूरत के साथ अपनाया था और मैं पागल यह सोच रही थी कि बिहान ने मुझे मेरी सुंदरता की वजह से अपनाया है। मुझे इस तरह हैरत से देखकर बिहान ने मुझे अपने करीब कर लिया और प्यार से मेरे बालों को सजाते हुए बोले, आरोही, मुझे तुम्हारी शक्ल से नहीं तुम्हारे दिल से मोहब्बत है, तुम्हारी आत्मा से मोहब्बत है। तुम्हारे बहुत ही अच्छी लड़की हो, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती हो। शायद तुम्हें याद ना हो, एक बार मेरी माँ मार्केट गई हुई थी, वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। डॉक्टर से बात की थी और जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं गया था तब तक तुम हॉस्पिटल में ही रही थी। मैं अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा कोई नहीं था। मैं भागा हॉस्पिटल आया था और माँ से मिलने माँ के रूम में गया था। जब मुझे पता चला था कि जिस औरत को तुमने एडमिट करवाया है उसका बेटा आ गया है तो तुम चली गई थी। लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था कि तुमने मेरी माँ की जान बचाई, लेकिन तुम जा चुकी थी।
फिर डॉक्टर से तुम्हारा एड्रेस निकलवाकर घर से तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि तुम मुझे रास्ते में मिल गई थी, तुम छोटे छोटे गरीब बच्चों की मदद कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था और उसी वक्त मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। फिर ऐसा अक्सर होने लगा था। तुम जब भी कॉलेज जाती तो तुम्हें मैं एक नज़र देखना जरूर आता था। कुछ दिन के बाद तुम मुझे परेशान सी लगने लगी थी। आंखें भी और तुम्हारी लाल लाल सी होती थी, जैसे तुम रोती रहती हो। इधर उधर से पता करने पर पता चला कि तुम्हारी मम्मी पापा की मौत हो चुकी है। मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि बिना जान पहचान के तुम मुझसे बात नहीं करोगे, इसलिए नहीं आया। मेरे मार रह गया कि फिर पता चला कि तुमने कॉलेज जाना बंद कर दिया है। मैं भी अपने बिजनेस में थोड़ा उलझ गया था। बिजनेस नया नया स्टार्ट किया था, इसलिए उसको सेटल करने में बिजी हो गया था। उसको करते करते 2 साल गुजर गए, लेकिन इन 2 सालों में मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला था। जब मेरी माँ ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैं बेझिझक मैंने तुम्हारे नाम ले लिया था। मैंने मम्मी को बताया था कि वह वही लड़की है जिसने आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। मम्मी भी खुश हो गई थी, क्योंकि तो मम्मी को भी बहुत पसंद आई थी। एक बार मैंने तुम्हें रास्ते में देखा था। तुम्हारी शक्ल पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल से नहीं, तुमसे मोहब्बत थी, और इसीलिए मैंने मम्मी को तुम्हारे घर हमारे रिश्ते के लिए भेजा। और देखो, आज तुम मेरी बीवी बनकर मेरे पास हो। मैं हैरत से मुंह खोले बिहान की बातें सुन रही थी। आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे थे। किस्मत इतनी मेहरबान हो जाएगी सोचा भी नहीं सकती थी। मैं बिहान के सीने से लग गई। बिहान ने भी अपनी बाहों को घेरा और तंग कर लिया। जिंदगी यूं ही हंसी खुशी गुजरने लगी। तभी एक दिन चाचा जी हमारे घर पर आए। कहने लगे, तुम्हारी चाची की तबीयत बहुत खराब है, वह तुमसे मिलना चाहती है। मैं चाची के पास पहुंची तो चाची ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। कहने लगी, आरोही मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी शक्ल खराब करने के पीछे मेरा ही हाथ था, क्योंकि तुम तो जानती हो कि तुम्हारे चाचा के पास कोई काम नहीं था। तो तुम्हारी 2 बहनें थी जिसकी शादी करनी थी। तुम नौकरी करती थी और अच्छे पैसे कमाती थी। अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो फिर बेटियों का क्या होता। इसलिए मैंने सोचा कि तुम ऐसे ही घर पर बैठी रहो, पैसे कमाती रहो, और मेरी बेटियों की शादी अच्छे घर में हो जाए। इसलिए मैंने तुम्हें वो गोलियां खिलाई थी और तुम्हारी शक्ल खराब हो गई थी। और फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। मेरे दोनों बेटियां की शादी हो गई। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मैं चाहती थी कि अब तुम्हारी भी शादी हो जाए, और फिर इसलिए मैंने तुम्हें वह क्रीम ला कर दी थी, जैसे कि तुम्हें लगे कि तुम खूबसूरत हो गई हो और तुम फिर शादी के लिए मान जाओ, क्योंकि तुमने शादी के लिए मना कर रखा था। वो क्रीम कोई गोरा करने की क्रीम नहीं थी, बल्कि वह तो वैसे ही मामूली सी सनस्क्रीन थी, जो एक छोटी सी डिब्बी में डालकर मैंने तुम्हें दे दी थी। और फिर भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि बिहान की माँ तुम्हें पसंद कर गई। लेकिन अब मेरा समय पूरा हो चुका है। भगवान के घर जाने से पहले तुम मुझे माफ़ कर दो, तो शायद भगवान भी मुझे माफ़ कर देंगे। मैंने तुम्हारे बहुत साथ गलत किया है। प्लीज़ आरोही बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने चाची को माफ़ कर दिया, क्योंकि भगवान ने मेरे साथ जो किया था, भगवान ने जो कुछ मुझे दिया था, मैं उससे बहुत खुश थी। ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बिहान और मैं घर आ गई थी। बिहान मुझे एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। कुछ समय तक मेरा इलाज और मेरा चेहरा फिर से वैसा का वैसा ही रह गया था। बिहान ने मुझे सरप्राइज और दिया था। कहने लगे कि तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करो और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करो। उन्होंने मुझे कॉलेज से फिर से एडमिशन करवा दिया था और मैं अपनी पूरी पढ़ाई करने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मैं एक डॉक्टर बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी पापा का और जो सपना था, मेरा जो जुनून था, वह पूरा हो गया था। लेकिन मेरे दिल को इतना तो विश्वास था कि बिहान मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। वह मेरी खूबसूरती से नहीं, वह मेरे शरीर से नहीं, मेरी आत्मा से मोहब्बत करते हैं। मुझे ज़िंदगी में और क्या चाहिए था। मेरी ज़िंदगी हंसी खुशी बिहान के साथ गुजरने लगी थी। दोस्तों, तुम किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेंगे। तुम्हें इतनी खुशियाँ देते हैं कि संभलने नहीं और संभालती, और भगवान जी ने मेरी भी झोली खुशियों से भर दी थी, जो मुझे संभालने नहीं समझ रही थी। धन्यवाद दोस्तों।